नामांकन के पहले दिन 3 उम्मीदवारों ने दाखिल किया पर्चा। 1.25 करोड़ रुपए के अवैध सामान और नकदी जब्त। विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए नामांकन के पहले दिन शुक्रवार को कुल 3 लोगों ने अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल किया। प्रथम चरण में झारखंड के कुल 43 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने निर्वाचन सदन धुरवा में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि जमशेदपुर पश्चिमी, रांची और कांके विधानसभा क्षेत्र से एक व्यक्ति ने नामांकन पत्र भरा है। प्रथम चरण के चुनाव के लिए 25 अक्टूबर तक नामांकन होगा। नामांकन अवकाश के दिन को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक होगा। उन्होंने बताया कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक 1.25 करोड़ रुपए के अवैध सामान और नकदी की जब्ती की गई है। उसमें सर्वाधिक 26.51 लाख की जब्ती पलामू जिले से हुई है, जबकि रांची और चतरा जिले से 15 लाख रुपए से अधिक के अवैध सामान और नकदी की जब्ती हुई है। 10 लाख रुपए से अधिक की जब्ती वाले जिलों में सरायकेला, खारसावां और हजारीबाग शामिल हैं। डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि 1.25 करोड़ की जब्ती में सर्वाधिक 64.12 लाख की जब्ती झारखंड पुलिस ने की है। उसके बाद 28.28 लाख वाणिज्य कर विभाग और 24.03 लाख की जब्ती आबकारी विभाग ने की है। झारखंड कांग्रेस ने 36 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों का नाम स्क्रीनिंग कमेटी को भेजा। झारखंड कांग्रेस ने 36 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नाम शीर्ष नेतृत्व को भेजा है। इसमें एक सीट के लिए 1, 3 या इनसे अधिक नामों की चर्चा की गई है। मिली खबर के मुताबिक झामुमो माले की सीटों पर भी कांग्रेस ने दावा ठोक दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट से मधु कोड़ा की याचिका खारिज, नहीं लड़ पाएंगे विधानसभा चुनाव। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता मधु कोड़ा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने निचली अदालत के फैसले को रद्द करने की मांग की थी ताकि वह राज्य में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में हिस्सा ले सकें। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद मधु कोड़ा के चुनाव लड़ने के सपने पर पानी फिर गया है। दिल्ली हाई कोर्ट की एकल पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता केवल इस आधार पर फैसले पर रोक लगाना चाहता है कि वह चुनाव लड़ सके, जो उचित नहीं है। प्रथम दृष्टया यही लगता है कि वह इस मामले में दोषी है, इसलिए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने का कोई ठोस कारण नहीं है। बता दें कि निचली अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव ए.के. बसु और मधु कोड़ा के सहयोगियों को कोयला घोटाले में दोषी ठहराया था। सभी को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी और जुर्माना भी लगाया गया था। हजारीबाग में चुनावी सरगर्मी तेज, पहले दिन 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने खरीदा पर्चा। पूरे झारखंड में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। शुक्रवार 18 अक्टूबर को पहले चरण के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही नामांकन पत्रों की बिक्री का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पहले दिन हजारीबाग सदर विधानसभा के लिए 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने प्रपत्र खरीदा है। इनमें सच्चिदानंद पांडे, विक्रम राणा और प्रशांत कुमार शामिल है। वहीं चुनावी तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नैन्सी सहाय ने बताया कि चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। बैठकों का दौर भी जारी है। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। वैसे बूथ जहां वोटिंग प्रतिशत कम है वहां वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हजारीबाग जिला में पड़ने वाले 4 विधानसभा बरकट्ठा, बरही, मांडू और हजारीबाग में 2 चरणों में मतदान होगा। बरकट्ठा, बरही और सदर हजारीबाग में 13 नवंबर को और मांडू में 20 नवंबर को मतदान होना है। इन चारों विधानसभा में कुल 15,95,649 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। हजारीबाग सदर में 4,40,297,
मांडू में 4,30,990, बरही में 3,35,339 और बरकट्ठा में 3,89,023 मतदाता हैं। वहीं थर्ड जेंडर की संख्या 17 है। इन चारों विधानसभा में महिला मतदाताओं की संख्या 7,80,880 है। यहाँ बता दें कि प्रथम चरण के लिए गजट नोटिफिकेशन 18 अक्टूबर को जारी हुआ, जिसमें नॉमिनेशन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर, नामांकन की जांच यानी स्क्रूटनी की तिथि 28 अक्टूबर है। इसके बाद प्रत्याशियों द्वारा नाम वापसी के लिए 30 अक्टूबर है। इसके बाद 13 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना की प्रक्रिया 23 नवंबर को पूरी की जाएगी। वहीं दूसरे चरण के लिए गजट नोटिफिकेशन 22 अक्टूबर, नॉमिनेशन की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर, नामांकन की जांच की तिथि 30 अक्टूबर, नाम वापसी के लिए 1 नवंबर और मतदान 20 नवंबर को होगा। मतगणना की प्रक्रिया 23 नवंबर को पूरी की जाएगी। पंकज मिश्रा की बेल पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित। साहिबगंज जिला में अवैध खनन के जरिए अकूत संपत्ति अर्जित करने के आरोपी पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। रांची पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पंकज मिश्रा ने हाईकोर्ट में बेल के लिए गुहार लगाई है। बता दें कि सीएम के तत्कालीन विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी ने वर्ष 2022 जुलाई महीने में गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपए भी जब्त कर चुकी है। वहीं ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी। इस दौरान कई दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपए नकदी जब्त की गई थी। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर 21 को करेंगे नामांकन, कहा अपनी ताकत का एहसास कराएगी जनता, होगा महाजुटान। पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए गढ़वारंका विधानसभा क्षेत्र से पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर 21 अक्टूबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा से नामांकन करेंगे। मंत्री ठाकुर के नामांकन में प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। जानकारी देते हुए मंत्री ठाकुर ने बताया कि उनके नामांकन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित महागठबंधन के कई नेता शामिल होंगे। नामांकन कार्यक्रम में महागठबंधन के कार्यकर्ता, पदाधिकारी सहित आमजनों का महाजुटान होगा। विधानसभा क्षेत्र के गढ़वा, रंका, मेराल, चिनिया, रमकंडा व डंडा सभी प्रखंडों के प्रत्येक गांव से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता व क्षेत्र की जनता शामिल होंगे। सभी लोग रामासाहू उच्च विद्यालय के स्टेडियम में एकत्रित होंगे। आईएएस पूजा सिंघल की बेल पर हाईकोर्ट ने एज से मांगा जवाब। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब हाईकोर्ट में पूजा सिंघल की बेल पर 22 नवंबर को सुनवाई होगी। इससे पहले रांची पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट ने 26 सितंबर को पूजा सिंघल को बेल देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। ईडी ने 5 मई 2022 को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह को गिरफ्तार किया था। दोनों से हुई पूछताछ में ईडी को बेहिसाब पैसे और अन्य जगहों पर इन्वेस्टमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। ईडी की छापेमारी के दौरान सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुआ था। चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हाई लेवल बैठक, गड़बड़ी होने पर नपेंगे पुलिस अधिकारी। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की उपस्थिति में शुक्रवार 18 अक्टूबर को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में संबंधित जिलों के अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि विधि व्यवस्था संधारण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के लिए वे जिम्मेदार माने जाएंगे और उचित कार्रवाई की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में कई घंटों तक चली इस बैठक में सीआरपीएफ के नोडल पदाधिकारी साकेत कुमार सिंह, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा, डीआईजी धनंजय कुमार सिंह, डीआईजी इंद्रजीत मेहता, डीआईजी अश्विनी कुमार सिन्हा, विभिन्न जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ऑनलाइन जुड़े थे। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2024 में आदर्श आचार संहिता लागू है। इस अवधि में सभी वरीय पुलिस अधीक्षक अपने क्षेत्राधिकार में लंबित सभी जमानतीय और गैर जमानतीय वारंट उद्घोषणा और कुर्की का निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने क्षेत्राधिकार में एक भी जमानतीय एवं गैर जमानतीय वारंट उद्घोषणा एवं कुर्की के निष्पादन में लापरवाही न बरतें, अन्यथा किसी भी प्रकार की शिथिलता के कारण उत्पन्न होने वाली दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की जिम्मेदारी आपकी होगी। बैठक में राज्य पुलिस के नोडल पदाधिकारी एवी होमकर ने कहा कि सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक अपने क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर सभी जमानतीय एवं गैर जमानतीय वारंट उद्घोषणा एवं कुर्की का निष्पादन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि जमानतीय एवं गैर जमानतीय वारंट के आरोपियों के साथ लाइसेंसी हथियारों को भी नियमानुसार जमा कराने की प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी नजर रखें तथा इससे संबंधित आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामलों पर त्वरित कार्रवाई कर उसका निष्पादन सुनिश्चित करें। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सड़क मार्ग से अपने नेमरा स्थित पैतृक घर पहुंचे। कुल देवता की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सड़क मार्ग से अपने पैतृक गांव रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के नेमरा पहुंचे। सीएम ने पत्नी संग पैतृक गांव नेमरा में कुल देवता मारंग बुरु की विधि विधान से पूजा कर आशीर्वाद लिया। सीएम के आने को लेकर नेमरा तक सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए गए। करीब 3 घंटे गांव में ठहरने के बाद सीएम व उनकी पत्नी सड़क मार्ग से ही रांची लौट आए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार शाम को सड़क मार्ग से अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। उनके साथ माता रूपी सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन और परिवार के सदस्यों भी साथ में आए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आने की सूचना पर नेमरा व आसपास के गांवों के लोगों में उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में झामुमो के नेता भी सीएम से मिलने नेमरा पहुंचे। उन लोगों ने भी सीएम का स्वागत किया। नेमरा में सीएम हेमंत सोरेन ने अपने परिजनों और दोस्तों से भी मिले। सीएम के आने की सूचना पर कई फरियादी भी नेमरा स्थित उनके घर पहुंचे। सीएम ने उनकी समस्याएं सुनी और समाधान करने की बात कही। सीएम की बहन जिप सदस्य रेखा सोरेन ने बताया कि सीएम हेमंत सोरेन व भाभी कल्पना सोरेन अपने परिवार के साथ मिलकर कुल देवता के पूजन में शामिल होने के लिए गांव पहुंचे। पूजा पाठ के बाद वे वापस सड़क मार्ग से ही रांची लौट गए। धनबाद में एम्बुलेंस चालकों की सिविल सर्जन से वार्ता विफल, हड़ताल जारी। 6 सूत्री मांगों को लेकर 108 एम्बुलेंस चालकों व कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल 5वें दिन भी जारी रही। हड़ताली चालकों की शुक्रवार को धनबाद के सिविल सर्जन के साथ वार्ता हुई, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका। एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल से मरीजों की परेशानी काफी बढ़ गई है। एम्बुलेंस कर्मियों ने बताया कि शुक्रवार को सिविल सर्जन से उनकी वार्ता हुई। सिविल सर्जन ने हड़ताल खत्म करने का दबाव बनाया और हड़ताल नहीं टूटने पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की बात कही। इससे कर्मी काफी नाराज हो गए। कर्मी पहले की एजेंसी चिकित्सा हेल्थ केयर व वर्तमान एजेंसी ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के पास लंबित वेतनमान के साथ अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। कर्मियों ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, हड़ताल जारी रहेगी।
स्वास्थ्य सेवाओं में आने वाली परेशानियों की जवाबदेही भी सरकार और एजेंसी की होगी। तेजस्वी यादव पहुंचे रांची, सीट बंटवारे को लेकर करेंगे सीएम हेमंत से बात। झारखंड में चुनावी तापमान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को विपक्षी एनडीए गठबंधन ने जहां सीट शेयरिंग का आधिकारिक ऐलान कर दिया, वहीं सत्ताधारी इंडिया ब्लॉक में सीटों के बंटवारे पर मंथन जारी है। बड़ी खबर हेमंत सरकार में शामिल आरजेडी खेमे से है। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीटों के तालमेल पर चर्चा को लेकर रांची पहुंचे हैं। 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर राजद नेता तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात होनी है। इस मुलाकात को गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि झारखंड की हेमंत सरकार में शामिल राजद ने 2019 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के तहत तब 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वहीं 2024 के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार गठबंधन में उसकी सीटें कम होने की चर्चा है। सूत्रों की माने तो झामुमो अब की बार राजद को 5 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। ऐसे में तेजस्वी यादव की सीएम हेमंत से मुलाकात पर पूरे झारखंड राजद की नजरें टिक गई हैं। बता दें कि इंडिया अलायंस में सभी दलों के शीर्ष नेताओं की बैठक से पहले सीट शेयरिंग का संभावित फॉर्मूला चर्चा में है। झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं और सूत्रों की माने तो इनमें से 45 सीटों पर सत्ताधारी गठबंधन की अगुवा झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ सकती है। वहीं कांग्रेस को इस गठबंधन में 27 सीटें मिल सकती हैं, तो लालू यादव की अगुवाई वाली आरजेडी को 5, वहीं लेफ्ट को 4 सीटें दिए जाने की अटकलें लग रही हैं। सारंडा में आईईडी ब्लास्ट में एक ग्रामीण की मौत। पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने लगाया था विस्फोटक। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सलियों के गढ़ सारंडा के जराईकेला थाना क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा लगाया गया आईईडी ब्लास्ट कर गया। इस आईईडी विस्फोट में एक ग्रामीण की मौत हो गई। ग्रामीण की पहचान 41 वर्षीय सुनील सुरीन के रूप में हुई है। घटना गुरुवार की बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने इसकी पुष्टि की है। एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि नक्सलियों ने पुलिस जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इसे पहले से ही लगाया था, लेकिन एक ग्रामीण इसकी चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक सुनील सुरीन अपने साथियों के साथ बीते गुरुवार की शाम सारंडा के समता और बालेबा के बीच रास्ते में जंगल में सियाली पत्ता तोड़ने और मवेशी चराने गया था। इसी दौरान वह नक्सलियों द्वारा पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए आईईडी की चपेट में आ गया और आईईडी ब्लास्ट हो गया। आईईडी विस्फोट होने से सुनील की हालत काफी गंभीर हो गई। जंगल में उसके साथ गए उसके साथियों ने देर शाम उसे उसके घर पहुंचाया। परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के बजाय घर पर ही रखा और पुलिस को भी इसकी सूचना नहीं दी, जिसके कारण गुरुवार देर शाम उसकी मौत हो गई। शुक्रवार को पुलिस को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस नावाडीह स्थित उसके घर पहुंची और पूछताछ कर शव बरामद कर आगे की कार्रवाई कर रही है। लूटकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, 6 अपराधी गिरफ्तार किए गए। बीते 30 सितंबर को करमाटांड थाना क्षेत्र अंतर्गत गबड़ा पुल से करीब 500 मीटर की दूरी पर अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा हथियार का भय दिखाकर कर 2,30,000 लूटे गए थे। इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार शाम को पुलिस अधीक्षक एहतेशाम बकारिब ने प्रेस वार्ता कर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना के उपरांत अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी दल का गठन किया गया था। इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक नारायणपुर प्रभाग, पुनी सह थाना प्रभारी जामताड़ा राजेश मंडल, थाना प्रभारी करमाटांड एवं अन्य पुलिस कर्मी के साथ छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में मिहिजाम थाना क्षेत्र से एक अपराधी को पकड़ा गया। इसके बाद कांड में संलिप्त अन्य अपराध कर्मियों का नाम उजागर हुआ। बारी बारी छापामारी कर सभी 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया।
राज्यपाल संतोष गंगवार ने किताब का किया लोकार्पण। भारतीय लोकतंत्र के बारे में कही ये बात। राज्यपाल संतोष गंगवार ने सामाजिक, आर्थिक एवं संसदीय अध्ययन केंद्र द्वारा प्रकाशित संसदीय लोकतंत्र, चुनौतियां एवं समाधान स्मारिका का शुक्रवार को राजभवन में एक समारोह में लोकार्पण किया। इस दौरान संसदीय लोकतंत्र के प्रसंग में चुनौतियों की चर्चा के क्रम में राज्यपाल ने कहा कि भारत जैसे विराट लोकतंत्र के समक्ष अनेक चुनौतियां आती रहती हैं। राज्यपाल ने कहा कि जहां तक छोटे राष्ट्रों का प्रश्न है वहां अपेक्षाकृत लोकतंत्र के समक्ष कम चुनौतियां, प्रश्न खड़े होते हैं। उन्होंने कहा सब कुछ के बावजूद लोकतंत्र के सभी स्तंभ भारतीय संविधान की अवधारणा की अनुरूप अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं और उपस्थित होने वाली चुनौतियों के समाधान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यही भारतीय लोकतंत्र की विशेषता और सुंदरता है। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के विशेषताओं का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय लोकतंत्र अत्यंत प्राचीन अवधारणा है और इसमें राष्ट्र का सार्वदेशिक कल्याण निहित है। इस महान कार्य में पत्र पत्रिकाओं, मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका तथा दायित्व है। आईजी अभियान एवी होमकर ने की विधानसभा चुनाव तैयारी की समीक्षा, सभी जिलों के एसपी को दिए जरूरी निर्देश। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारी के मद्देनजर झारखंड पुलिस के आईजी अभियान सह राज्य पुलिस नोडल अधिकारी अमोल वेणुकांत होमकर की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय में शुक्रवार को बैठक की गई। इस दौरान आईजी अभियान ने अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण की भी समीक्षा की। बैठक में सभी जिलों के एसपी को चुनाव को लेकर कई निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में आईजी अभियान एवी होमकर ने लंबित वारंटों और कुर्कियों के निष्पादन की स्थिति, निरोधात्मक कार्रवाई, हिस्ट्री शीटर, सक्रिय अपराधियों और अन्य उपद्रवियों को चिन्हित करने के साथ साथ उनके विरुद्ध की जा रही कार्रवाई की भी जानकारी ली। साथ ही अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट को सक्रिय करने, अवैध मादक पदार्थों, अवैध हथियार, अवैध शराब और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के विरुद्ध चलाए जा रहे सतत अभियान की स्थिति की भी जानकारी ली। वहीं विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रतिनियुक्ति किए जाने वाले सैप और केंद्रीय बलों के आवासन और परिवहन की व्यवस्था की जानकारी ली। साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में भी पूछताछ की। बैठक में नक्सलियों के विरुद्ध लगातार चलाए जा रहे अभियान की वर्तमान स्थिति, नक्सल आसूचना और आपराधिक आसूचना के आदान प्रदान की स्थिति, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी एसओपी के अनुपालन की स्थिति, एरिया सेंटाइज प्लान, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल की स्थिति, चुनाव संबंधी प्रशिक्षण की स्थिति और पूर्व के चुनावों से संबंधित लंबित कांडों की वर्तमान स्थिति के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की। एनडीए को बड़ा झटका, हेमंत सोरेन ने विधायक और पूर्व विधायक को जेएमएम में कराया शामिल। झारखंड विधानसभा से पहले दलबदल का दौर शुरू हो गया है। शुक्रवार को बीजेपी के विधायक केदार हाजरा ने झामुमो का दामन थाम लिया है। वहीं आजसू के पूर्व विधायक उमाकांत रजक भी पाला बदल कर झामुमो में शामिल हो गए हैं। दोनों नेताओं को सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने अपनी मौजूदगी में पार्टी में शामिल कराया। विधानसभा चुनाव से पहले जमुआ विधानसभा क्षेत्र के सीटिंग विधायक के झामुमो में शामिल होने से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। गिरिडीह जिले के जमुआ विधानसभा सीट से केदार हाजरा 3 बार बीजेपी विधायक रहे हैं। केदार हाजरा ने 2005, 2014 और 2019 में जमुआ विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। सूत्रों की माने तो इस बार पार्टी उनका टिकट काटने वाली थी, इसलिए हाजरा झामुमो में शामिल हो गए। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में जमुआ सीट से दूसरे नंबर पर रहने वाली कांग्रेस प्रत्याशी मंजू कुमारी बीजेपी में शामिल हो गई है। आजसू के पूर्व विधायक उमाकांत रजक ने 2009 में चंदनक्यारी सीट से अमर बाउरी को हराया था। इसके बाद से चंदनक्यारी सीट से लगातार अमर बाउरी जीत कर आ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट से अमर बाउरी झाविमो के टिकट से जीत हासिल की थी
और माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी को चंदनक्यारी से उम्मीदवार बना सकती है। आदर्श आचार संहिता को लेकर पुलिस चेकिंग, पूर्वी सिंहभूम जिला की सीमा छावनी में तब्दील। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य के सभी जिला में व्यापक तैयारी की गई है। पूर्वी सिंहभूम जिला के सीमावर्ती इलाके में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है। जिला के एसएसपी ने बताया कि अंतर्राज्यीय और अंतरजिला में चेक नाका बनाए गए हैं। वाहनों की जांच की जा रही है। सीमा पर अवैध शराब, बड़ी मात्रा में नकद, आर्म्स और संदिग्धों पर कड़ी नजर है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार चाकचौबंद व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार से सटे क्षेत्र से आने वाले वाहनों की गहन जांच की जा रही है। इसके लिए 12 अंतर्राज्यीय और 6 अंतरजिला चेकनाका बनाए गए हैं। सभी चेकनाका पर पुलिस बल के अलावा मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इधर जमशेदपुर एसएसपी किशोर कौशल सभी चेकनाका की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जमशेदपुर एसएसपी चेकनाका में मौजूद टीम को निर्देश दिया है कि हर हाल में सभी वाहनों की जांच सुनिश्चित करें। कहीं कोई गड़बड़ी होने पर कंट्रोल को सूचित करें। वीआईपी और वीवीआईपी वाहनों की भी जांच करने का निर्देश दिया है। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की गई है, जिसके तहत कई तैयारियां गई हैं। अंतर्राज्यीय और अंतरजिला में बनाए गए चेकनाका पर जांच की जा रही है। अवैध शराब, आर्म्स और बड़ी मात्रा में नकद की जांच की जा रही है। इसके अलावा कोई संदिग्ध मिलता है तो इसकी सूचना कंट्रोल को देने के लिए कहा गया है। रांची में प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। उम्मीदवारों पर अंतिम फैसला लेने के लिए सीईसी को किया गया अधिकृत। झारखंड कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। शुक्रवार की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया कि राज्य चुनाव समिति ने सर्वसम्मति से केंद्रीय चुनाव समिति को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों के चयन के लिए अधिकृत कर दिया। शुक्रवार की सुबह झारखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में चुनावी मेले जैसे माहौल में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश समेत चुनाव समिति के सदस्य शामिल हुए। झारखंड प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति के सदस्यों ने सादे कागज पर अपने पसंदीदा प्रत्याशियों के नाम लिखे। खास बात यह रही कि कांग्रेस नेताओं ने राज्य की सभी 81 सीटों के लिए नाम दिए। बैठक के बाद एआईसीसी महासचिव और प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि गठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग फॉर्मूला अभी तय नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि पूरी उम्मीद है कि अगले 24 घंटे के अंदर सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर मुहर लग जाएगी। उम्मीद है कि 20 अक्टूबर की देर शाम या 21 अक्टूबर की सुबह कांग्रेस की पहली सूची जारी हो जाएगी। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि बहुत से लोग कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें टिकट की चाहत छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना होगा। बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शुक्रवार की बैठक में सभी ने सर्वसम्मति से कांग्रेस हाईकमान और सीईसी को उम्मीदवारों के चयन के लिए अधिकृत किया है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान यह भी सुझाव दिया गया कि पार्टी को हर जिले में कम से कम एक विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। यह गलत नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य चुनाव जीतना और फिर से सरकार बनाना है। इसलिए हम विधानसभा सीट और उम्मीदवारों की क्षमता को देखकर ही कोई फैसला लेंगे। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि हमने प्रत्याशियों के जीतने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए सीट और उम्मीदवार तय करने का फैसला किया है। झारखंड पुलिस ड्यूटी मीट का समापन। अपराध अनुसंधान में रांची ओवल चैंपियन। झारखंड पुलिस ड्यूटी मीट का शुक्रवार को समापन हो गया। साल 2024 के पुलिस ड्यूटी मीट में रांची रेंज ओवल चैंपियन बना है।
वहीं झारखंड सीआईडी दूसरे स्थान पर रहा। झारखंड पुलिस ड्यूटी मीट में रांची रेंज ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है। प्रतियोगिता रांची के जैप 1 में आयोजित की गई थी। 15 से लेकर 18 अक्टूबर तक हुई प्रतियोगिता में 8 टीमें शामिल हुईं। राज्य पुलिस के 6 रेंज की टीमों के साथ कुल 8 टीमें इस प्रतियोगिता में शामिल थी। प्रतियोगिता में रांची रेंज ओवल चैंपियन बना, जबकि सीआईडी को प्रतियोगिता का उपविजेता घोषित किया गया। पुलिसकर्मियों के बीच खुद को अपराध अनुसंधान के मामले में बेहतर साबित करने का यह मुकाबला था। इस प्रतियोगिता के दौरान साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, फोटोग्राफी सहित अलग अलग बिंदुओं पर प्रतियोगिता आयोजित की गई। पुलिस ड्यूटी मीट के समापन समारोह में झारखंड सरकार के मुख्य सचिव सहित डीजीपी अनुराग गुप्ता, एडीजी, आईजी और कई टॉप के अधिकारी मौजूद रहे। मौके पर झारखंड के मुख्य सचिव एल खियांगते ने कहा कि इस प्रतियोगिता में शामिल पुलिस के पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामना है। झारखंड पुलिस अपने काम में नंबर 1 है। ऐसी प्रतियोगिता से पुलिस के अनुसंधान के काम में और तेजी आएगी। वहीं मौके पर मौजूद झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि झारखंड पुलिस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में बेहतर कर रही है। इसकी वजह से अपराधी पकड़े जा रहे हैं। साइबर अपराध के मामले में भी बड़ी कार्रवाई हो रही है। साइबर अपराधियों के द्वारा ठगी किए गए करोड़ों रुपए जब्त किए जा रहे हैं और ठगी के पैसे लोगों को लौटाए जा रहे हैं। रांची डीसी वरुण रंजन ने कहा, 21 अक्टूबर तक लाइसेंसी हथियार जमा कराएं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह रांची डीसी वरुण रंजन ने शुक्रवार को समाहरणालय में विधानसभा आम निर्वाचन से संबंधित चुनाव कार्यों को सुचारू रूप से संचालन के लिए पुलिस पदाधिकारियों, खनन, उत्पाद, वाणिज्य कर विभाग के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। डीसी ने संबंधित अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि सभी चेक नाकों को अविलंब क्रियाशील करें। डीसी ने रांची जिले में बालू के अवैध खनन को अविलंब बंद करने का निर्देश दिया एवं जिला खनन पदाधिकारी एवं जिले के सभी पुलिस उपाधीक्षक को समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। वहीं जिले में अवैध शराब निर्माण के अड्डों की सूची तैयार कर उन्हें बंद करने के लिए अविलंब कार्रवाई करने का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया गया। साथ ही सभी अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट एवं प्रमुख अंतर जिला चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग के पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कराने को भी कहा। डीसी ने संबंधित अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि कर्नाटक राज्य की तर्ज पर वाणिज्य कर विभाग द्वारा फ्रीबीज की सूची तैयार की जाए एवं इन वस्तुओं के लिए निर्गत ई-वे बिल के आधार पर इनकी सूची चेक पोस्ट को उपलब्ध कराई जाए ताकि संबंधित वाहन को सीज करने की कार्रवाई की जा सके। डीसी ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी थाने अपने अधीनस्थ लाइसेंसी हथियार 21 अक्टूबर 2024 तक जमा कराएं। गैर जमानती वारंट पर अविलंब गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। डोडा अफीम गांजा की बिक्री पूर्णतः बंद हो तथा इनकी सीजर की कार्रवाई की जाए। बैठक में डीडीसी दिनेश कुमार यादव, एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा, सिटी एसपी राजकुमार मेहता, ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल, खनन, उत्पाद, वाणिज्य कर विभाग के पदाधिकारी, सभी पुलिस उपाधीक्षक एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। कोडरमा में पहले दिन 4 निर्दलीय प्रत्याशियों ने खरीदा पर्चा। विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। चुनाव लड़ने की चाहत रखने वाले प्रत्याशी कोडरमा अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी रिया सिंह के समक्ष अपना नॉमिनेशन पर्चा दाखिल कर सकते हैं। प्रत्याशियों के नॉमिनेशन को लेकर अनुमंडल कार्यालय के 100 मीटर के दायरे से बैरिकेडिंग की गई है। यहां से प्रत्याशी अपने 4 समर्थकों के साथ अनुमंडल पदाधिकारी के पास पैदल पहुंचेंगे और अपना नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल करेंगे। वहीं प्रत्याशियों को नॉमिनेशन पर्चा दाखिल करने में कोई परेशानी न हो इसके लिए अनुमंडल कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाया गया है। साथ ही प्रत्याशियों के लिए वेटिंग एरिया भी बनाया गया है। कोडरमा अनुमंडल कार्यालय में नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है।
साथ ही अनुमंडल कार्यालय के पूरे इलाके में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। वहीं बैरिकेडिंग एरिया के बाहर मीडिया सेंटर भी बनाया गया है। पहले फेज के लिए 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक दिन 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कोडरमा विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन फॉर्म ले सकते हैं और अपना नॉमिनेशन दाखिल कर सकते हैं। उसके बाद 28 अक्टूबर को प्रत्याशियों के नॉमिनेशन फॉर्म की स्क्रूटनी होगी, जिसके बाद 30 अक्टूबर तक प्रत्याशियों के नाम वापसी का समय रखा गया है। शुक्रवार को नॉमिनेशन के पहले दिन कोडरमा अनुमंडल कार्यालय से 4 निर्दलीय प्रत्याशियों ने पर्चा खरीदा है। नॉमिनेशन पर्चा खरीदने वाले एक निर्दलीय प्रत्याशी महेंद्र यादव ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार को पर्चा खरीदा है और वे सोमवार को अपना नॉमिनेशन पत्र दाखिल करेंगे। उन्होंने बताया कि वे शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र में कोडरमा के लिए काम करेंगे। गौरतलब है कि कोडरमा विधानसभा से किसी राजनीतिक पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की अभी तक घोषणा नहीं की है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन शुरू। पहले दिन 3 पर्चा दाखिल। अधिसूचना जारी होने के साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए शुक्रवार 18 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन के पहले दिन रांची, कांके और जमशेदपुर पश्चिम में एक नामांकन पर्चा भरा गया। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा ने जानकारी देते हुए कहा कि विभिन्न एजेंसियों के द्वारा आचार संहिता लगने के बाद से की गई कार्रवाई में 1,25,00,000 तक के अवैध सामान और कैश बरामद किए गए हैं, जिसमें राज्य पुलिस के द्वारा 64 लाख के सामान बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 28 लाख कैश बरामद किए गए हैं। पहले चरण के मतदान के लिए 18 से 25 अक्टूबर तक नामांकन पर्चा भरा जाना है। पहले चरण में राज्य के 43 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने हैं। अगर आप इस चुनाव में किस्मत आजमाना चाहते हैं तो आपके लिए नामांकन की प्रक्रिया और कागजातों के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है, नहीं तो आपको ऐन वक्त पर परेशानी बढ़ जाएगी। अवकाश को छोड़ सुबह के 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा नामांकन। अवकाश के दिन नामांकन नहीं होगा। प्रत्याशी नामांकन के दौरान निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। इस दौरान नामांकन स्थल के 100 मीटर की परिधि के भीतर सिर्फ 3 गाड़ियों के प्रवेश की अनुमति होगी। प्रत्याशी के साथ सिर्फ 4 लोग नामांकन कक्ष में जा सकेंगे। राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन के लिए सिर्फ 1 लोगों का प्रपोजल देना है। वहीं अन्य प्रत्याशियों के लिए 10 लोगों का प्रपोजल अनिवार्य होगा। हर सामान्य प्रत्याशी को 10,000 रुपये बतौर जमानत राशि जमा करानी होगी। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यह राशि 5,000 रुपये होगी। शपथ पत्र के रूप में हर प्रत्याशी को फॉर्म 26 को स्पष्ट रूप से पूरा भरना होगा। प्रत्याशियों को अपने आपराधिक मामलों से जुड़ी जानकारी कम से कम 3 समाचार पत्रों में विज्ञापित करानी होगी। उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी प्रदर्शित करना होगा। प्रत्येक प्रत्याशी को चुनाव खर्च के ब्यौरा के लिए अलग से बैंक अकाउंट खुलवाना होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार नामांकन से पहले या बाद में चुनावी सभा प्रत्याशी द्वारा की जाती रही है, जिसे बगैर स्थानीय प्रशासन की अनुमति के नहीं होगी। संबंधित प्रत्याशी द्वारा इससे संबंधित अनुमति पूर्व में ली जाएगी, जिसमें कार्यक्रम स्थल का निर्धारण होगा। बता दें कि पहले चरण के मतदान के लिए भरे जाने वाले नामांकन पर्चा की स्क्रूटनी 28 अक्टूबर को होगी। वहीं 30 अक्टूबर को नामांकन वापसी की तिथि निर्धारित की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।